हेलो बच्चों। तो देखिए, कल हमने 11th क्लास स्टार्ट की है और एग्जाम्पल हम पढ़ चुके हैं 1 से लेकर 5 तक के। ठीक है, ये रहे। और आज हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे, इसकी प्रश्नावली शुरू करने वाले हैं 1.1, और ये ख़त्म कर देंगे। लगभग ज़्यादा नहीं है, मेरे ख्याल से 5-6 क्वेश्चन होंगे। तो 3 तो फिलहाल दिख रहे होंगे सामने पर आपको। ठीक है। तो इसमें देखो, पहली चीज़, पहला और दूसरा क्वेश्चन बुक से ही आपको मैं बता रहा हूँ, आपको नोट करना है। ध्यान देना, पहला क्वेश्चन भी पूरा नोट करना है, दूसरा भी नोट करना है, और जो आंसर बताए जा रहे हैं वो आंसर आपको नोट करने हैं। और तीसरे क्वेश्चन से फिर जैसे कराया जाएगा वैसे ही करना है। ठीक है। यानी बुक में जो चीज़ हो सकती है वो मैं बुक में बता रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को पूरा का पूरा नोट करना है। और ये मेरे ख्याल से सब कुछ आएगा आपको, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको ना आए। क्योंकि ये पहला चैप्टर जो है ना, देखने में आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, समुच्चय सेट्स, लेकिन है सबसे आसान चैप्टर। ये सिर्फ मुंह में ही हो जाता है। कई बार अगर आप जब कर लोगे तो लास्ट में रिवीजन के लिए बैठोगे ना जब, तो देखोगे कि मुंह मुंह में आप सभी क्वेश्चनों के आंसर बताते हुए चल रहे हो। ठीक है, चलो देखते हैं फिर। पहले बोला, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। औचित्य बताने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हो इस बारे में। औचित्य मतलब कारण बताइए, क्यों कह रहे हो, ये जानते हो। बस बताओ कि कौन सा समुच्चय है, कौन सा नहीं है। समुच्चय की परिभाषा कल मैंने आपको बताई थी कि जो वस्तुएं होती हैं या अवयव होते हैं, उनका सुपरिभाषित, क्या, सुपरिभाषित संग्रह है, यही बताया था। यानी आपको क्या करना है ना, बहुत सारी चीज़ें जो ऑब्जेक्ट या जो भी चीज़ें आपको दी गई हैं, उन सब का एक सुपरिभाषित, यानी उसकी एक परिभाषा होनी चाहिए। सभी के लिए वह एक समान होना चाहिए। परिभाषा मतलब वह चीज़ जो सबके लिए एक समान हो। ठीक है। वह परिभाषा किसे कहते हैं, वह जो सबके लिए समान हो। जैसे पहला देखते हैं कि साय नहीं है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह है। अब बताओ आप, क्या ये एक समुच्चय है? नहीं है। समुच्चय बनाना नहीं है आपको, सिर्फ बताना है यस या नो। ठीक है। तो आप जरा ध्यान दो कि अगर आप इस क्वेश्चन को क्लास में 10 बच्चों से पूछोगे, तो अगर 10 के 10 बच्चे इसका आंसर जानते होंगे, तो वो बताएंगे जनवरी, जुलाई, जून। ठीक है, ये बोलेंगे बस, इसके अलावा और कोई नहीं होते। कोई बच्चा क्या कुछ और बोल सकता है? नहीं। यानी ये क्या है आपका, एक समुच्चय है। तो इसके उत्तर में आप क्या लिखोगे? हाँ, दिया गया स्टेटमेंट, यानी इसको स्टेटमेंट को क्या कहेंगे, दिया गया वाक्य, दिया गया वाक्य समुच्चय है। ठीक है। और सामने पे इसका समुच्चय बना के लिख भी देना, ऐसे करके, जनवरी, कॉमा, जून, कॉमा, जुलाई। ठीक है, और भी क्लोज कर देना। इस तरह से लिख भी देना उत्तर में। ठीक है। तो पहला वाला तो है। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं दूसरे की ओर। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह है। बताओ, अगर ये क्वेश्चन आप 10 बच्चों से पूछोगे तो 10 के 10 बच्चे क्या एक ही आंसर देंगे? नहीं। हो सकता है कई बच्चे कुछ कुछ लेखकों को जानते हो, वो उनमें से 10 नाम दे दें, और कई बच्चे कुछ लेखकों को जानते हो, उसमें से कुछ कुछ नाम दे दें। यानी कि ये जो है आपका दूसरा वाला आपका समुच्चय नहीं है। आप लिखोगे कि यह समुच्चय नहीं है, और उत्तर में आप लिख सकते हो कि यह जो आपका यह दिया गया वाक्य सभी लोगों के लिए, या कह सकते हो कि एक तरह से यह सुपरिभाषित नहीं है। सबसे आसान से यह सुपरिभाषित नहीं है, यह लिख दो। ठीक है। तीसरा, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह है। क्या सभी के लिए एक समान होगा? नहीं, हर बच्चा अलग अलग बोल सकता है। किसी को कोई अच्छा लगता होगा प्लेयर, किसी को कोई। तो यह भी नहीं है। तीसरा, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह है। तो अब बताओ, सभी बच्चों का संग्रह अगर आपकी क्लास में बोलेंगे तो हर बच्चा, सभी बच्चों के नाम तो आएंगे ना। आप चाहे 10 लोगों से पूछोगे, वो 10 के 10 आकर देख के जाएंगे आपकी क्लास में, वही बच्चों के नाम बोलेंगे। आगे पीछे बोल सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि समुच्चय में आगे पीछे लिख सकते हो। तो यानी ये समुच्चय होगा। जो पांचवा, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह है। प्राकृत मतलब प्राकृतिक संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 वाली। तो 100 से कम वाली, यानी 1 से 99 तक की सभी संख्याएं सभी बच्चों के लिए एक समान, सभी यही उत्तर देंगे, तो ये सही होगा, ये समुच्चय होगा। अगला, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह है। अगर आप ढूंढोगे कहीं पर भी, या जो जानता होगा प्रेमचंद के बारे में उससे पूछोगे, तो वो क्या बताएगा, उन सारे उपन्यासों का संग्रह बता सकता है। क्योंकि उसने प्रेमचंद की जीवन परिचय में सारी बुकें, उनकी उपन्यास लिखे गए और देखे गए होंगे, वहाँ से देखकर कोई भी बता सकता है कि क्या है। तो ये सभी के लिए एक समान होगा। सभी लोग बता, सभी बोला है इनने, ठीक है, कुछ नहीं बोला है, सभी के बारे में कहा है, तो यानी ये भी समुच्चय होगा। अगला, सभी समपूर्णांकों का समुच्चय। तो सारी समपूर्णांक संख्याएं सबके लिए एक समान होंगी,
तो यानी ये भी एक क्या है आपका समुच्चय है। अगला, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। बिल्कुल ये भी सही है, क्योंकि सभी बच्चे देखेंगे तो यही प्रश्न तो होंगे, 1 से 6 तक के प्रश्न तो लोगे। ठीक है। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब बताओ, ये अगर पूछोगे तो हर बच्चा अलग अलग आंसर देगा। वो कहेगा, कोई बच्चा कहेगा कि शेर सबसे खतरनाक है, तो कोई कहेगा चीता खतरनाक है। तो हर किसी का अलग उत्तर हो सकता है। तो ये समुच्चय नहीं है। तो इतने आपके समुच्चय हैं और इतने नहीं हैं। ठीक है, समझ गए हो ना। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और यही आपके क्या हैं आंसर होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये भी बुक से ही करना है आपने। कह रहा है कि ए एक समुच्चय दिया गया जिसके अंदर 1 से लेकर 6 तक के अवयव है। अब आपको बताना है कि इन चिन्हों का प्रयोग करो। कह रहा है कहीं पर इसको कहते हैं क्या, बिलोंग्स टू, इसको कहते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। कल मैंने आपको सिखाया था। और इसका मतलब क्या होता है, अगर वो अवयव होगा इस समुच्चय के अंदर तो ये चिन्ह लगेगा, और अवयव अगर इस समुच्चय के अंदर नहीं होगा तो ये चिन्ह लगेगा। तो देखते हैं, 5 क्या ए के अंदर है? देखो बिल्कुल है। तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह आएगा? फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाले में इसके बीच में आएगा चिन्ह, ये बिलोंग्स टू वाला। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ो। 8 ए के अंदर है क्या? यहाँ नहीं है, तो यहाँ पर नहीं वाला आएगा, क्रॉस वाला। तीसरा, 0 है क्या इसके अंदर? नहीं है, तो इसमें भी क्या आएगा, ये नॉट वाला आएगा। ठीक है, 4 है इसके अंदर? बिल्कुल है, तो इसमें ये वाला आएगा। 2 है बिल्कुल, ये आएगा। 10 है? नहीं है, तो ये आएगा। बस ये चिन्ह लगाने थे आपने, मेरे ख्याल से सभी को आ गया होगा। ठीक है, तो ये काम तो आपको बुक से देखकर करना खुद है। तीसरा क्वेश्चन से हम करते हैं जो मैंने लिखा है। कह रहा है कि इन सभी समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखना है। ये हैं 6 तक के, तो सब के सब मैंने लिखे हैं। तो देखो, पहला और दूसरा बुक से लिखने हैं, तीसरा वाला हम कर रहे हैं। ठीक है, अब इनको रोस्टर रूप में मतलब सारे अवयवों को लिखना है। पहला क्या है, एक्स के बारे में दिया है कि एक्स एक पूर्णांक है। पूर्णांक आप जानते हो, पूरे अंक। ठीक है, तो पूर्णांक जो होते हैं वो धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं, जीरो भी होता है। लेकिन आपको बताना है कि वो जो पूर्णांक एक्स है ना, वो -3 से बड़ा होगा और 7 से छोटा होगा। तो -3 से बड़ा कौन सा होगा? ये संख्या रेखा 0, -1, -2, -3, और इधर को 1, 2, 3, 4। तो यहाँ की ओर चलने पर अंक बढ़ते हैं, तो -3 से बड़ा। ठीक है, यानी ये -2, -1, 0, 1, 2, 3, और 7 से छोटा 4, 5, 6 तक लिखोगे आप। यानी -3 से बड़ा -2, -1, फिर 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक। 7 को नहीं लिखोगे, 7 से छोटा बोला है उसने। समझ रहे हो ना? इसका मतलब समझ लेना, ये जो चीज़ है कि जो x जो है, देखो x की ओर बड़े का चिन्ह है ना, ऐसे देखो, ये जो चिन्ह है ये बड़ा किसकी ओर खुला हुआ है? x की ओर। यानी x बड़ा है, -3 छोटा है, तो -3 से बड़े देखने हैं। और ये चिन्ह आप देखो, इन दोनों को देखो, तो आप देखोगे 7 की ओर को ये खुला है, यानी 7 बड़ा है और x छोटा है, यानी x जो है वो 7 से छोटा होगा। तो पूरे को देखोगे तो x जो है वो -3 से तो बड़ा है, लेकिन 7 से छोटा है। तो -3 से बड़ा और 7 से छोटे सारी संख्याएं लिख दोगे, क्योंकि सभी पूर्णांक लिखने हैं आपने, सिर्फ पूर्णांक लिखने हैं। ठीक है, उनके बीच के दशमलव वाले नहीं लिखने हैं। आगे समझ में? और आपको पता है कि ए दिया है तो ए तो ऐसे लिखेंगे, और इस चीज़ को हमने ऐसे लिख दिया है। और ये किस में आता है? मजले कोष्ठक के अंदर, करली ब्रैकेट के अंदर। दूसरा बी है, जो उसमें कह रहा है एक्स के बारे में दिया है कि एक्स संख्या जो है वो 6 से कम प्राकृतिक संख्या होगी। प्राकृत यानी प्राकृतिक की बात कर रहा है। ठीक है, 6 से कम प्राकृतिक कौन सी होगी? 5, 4, 3, 2, 1। 0 नहीं होती। प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति में पाया जाता है। प्रकृति में एक पाया जाता है, कोई भी संख्या, कोई भी आप पेन उठाओ तो 1 पेन है, 2 पेन है करके कहोगे। आप कहीं पर भी 1.5 पेन है नहीं बोलोगे, 0 पेन है नहीं बोलोगे। ठीक है, पेन नहीं है बोलोगे अगर नहीं होगी तो यहाँ यानी 1 से 5 तक की संख्याएं आएंगी जो हमने लिखी हैं, और बी दिया गया है तो बी ही लिखा है। अगला सी जो कह रहा है, एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। मतलब ऐसी प्राकृतिक संख्या है वो जिसमें जो अंक हैं उसके दोनों अंकों को जोड़ोगे तो 8 आएगा। अब पहला अंक कौन सा होगा? 10 से छोटा नहीं हो सकता। 10 से 2 अंकों की संख्याएं 10 से 99 तक होती हैं। तो 10 से कौन सी संख्या ऐसी आती है? 17 आती है, जिसमें इन दोनों को जोड़ोगे 7 और 1 को तो 8 आएगा। ऐसे ही फिर 20 से 30 के बीच में जाओगे तो एक ही संख्या आती है 26, अंकों को जोड़ो 8 आएगा। फिर 30 से 40 के बीच में 35, 40 से 50 के बीच में 44, 53, 62, 71 और 80। 80 के बाद अब 80 से 90 के बीच में जाओगे ना तो कोई भी संख्या ऐसी नहीं है
जिसको जोड़ने पर आपका 8 आ जाए, 8 से ज़्यादा आ जाएगा। तो इतनी संख्याएं, ये हमारा आंसर। ठीक है, अगला चौथा, ये कह रहा है कि x एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं इंग्लिश में। और अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसमें उस संख्या से खुद और एक से भाग जाता है। यानी एक तो एक से भाग जाएगा, एक वो संख्या जो खुद है उससे भाग जाएगा, इन दोनों के अलावा तीसरी संख्या से भाग नहीं जाएगा। तो ऐसी जो प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या है, पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, क्योंकि 2 में 1 से और 2 से भाग जाता है। ठीक है, फिर 3 होती है, फिर 4 नहीं होती। 4 में देखो 1 से, 2 से और 4 से, 3 नंबर उससे जा रहा है, सिर्फ 2 ही से जाना चाहिए, एक खुद से, एक से। 5 होती है, फिर 7 होती है, 9 नहीं होती। 9 में 3 से भी जाता है, 1 से भी जाता है और 9 से भी जाता है। फिर 11 होती है, फिर 13 होती है, फिर 17 होती है, फिर 19 होती है, फिर 23 होती है। ये एक बार लिखना ऐसे बैठकर, एक बार 1 से 100 तक लिखना। कौन कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जिनमें एक से और खुद से ही भाग जाता है, उन्हीं को हम अभाज्य संख्या कहेंगे। देखो ये छोटी चीज मत समझना इसे, हाँ, ये बहुत काम आएगी कई जगहों पर, फिर बाद में परेशानी होगी। और उस समय कहीं सामने पे अगर बहुत सारे बच्चों के बीच में पूछ दिया किसी ने, तो फिर वहाँ पर बेइज्जती भी लगेगी। तो इसलिए ये चीज़ें लिख लेना, यहीं पर कहीं पर लिख लो, कॉपी के सबसे ऊपर लिख लो। ठीक है, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं बराबर लिखना शुरू करो, 2 3 कौन कौन सी हैं सब लिख दो। और फिर एक बार चेक भी कर लो नेट में, या पूछ लो कि सर क्या यही है। ठीक है, उससे क्या होगा कि सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहेंगे। कहीं पर भी एक जगह पर भी अगर आप रुक जाते हो, सोचते हो कि चलो छोड़ो ये नहीं आएगा, तो मान लो कि आप कहीं ना कहीं आगे, कहीं ना कहीं भविष्य में आपको परेशानी होने वाली है। अगर सीखना ही है तो पूरा सीखो। ठीक है, और ये मैथ्स ऐसी चीज़ है, अगर लगातार सीखोगे तो आसान है, और कहीं पर भी अगर लापरवाही करोगे तो मुश्किल है। कह रहा है पहले तो अभाज्य संख्या है वो, दूसरा वो संख्या जो है वो 60 की भाजक है, यानी उस संख्या से 60 में भाग जाता है। समझ रहे हो? तो देखो 2 है, 2 से जाता है 60 में, 3 से भी जाता है, 5 से भी जाता है। ठीक है, उसके बाद कौन सी आती है? 7, 7 से जाता है, नहीं जाता तो इसको नहीं लिखोगे। फिर आती है 11, 11 से भी नहीं जाता है, 13 से भी नहीं जाता है, 17 से भी नहीं जाता है, 19 से भी नहीं जाता है, 23 से भी नहीं जाता है। 23 के बाद आती है आपका 29 से भी नहीं जाता है, 31 से भी नहीं जाता है, 37 से भी नहीं जाता है, 41 से भी नहीं जाता है। यही संख्याएं होती हैं, यहाँ एक बार करके देखना। 43 से भी नहीं जाता है। ठीक है, 43 के बाद 47 से भी नहीं जाता है, उसके बाद 53 से भी नहीं जाता है, उसके बाद 53 के बाद कोई भी ऐसी संख्या नहीं है 55 से, 60 से छोटी नहीं है, 59, 59 से भी नहीं जाता है। बस 60 से छोटी संख्या ही से तो जाएगा ना 60 में, इसके आगे भी वाली संख्याएं भी लिख सकते हो। तो किसी से नहीं जाता, यानी सिर्फ इन्हीं 3 संख्याओं से जाता है इसमें। और यही 3 ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जिनसे 60 में भाग जाता है। तो ये आपका उत्तर आ गया, इसमें इंपोर्टेंट लगा लेना। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है 60 की जगह 120 लिख दे, तो फिर आपको 120 तक की सारी अभाज्य संख्याएं ढूंढनी पड़ेंगी जिससे इसमें भाग जाता। समझ गए? दूसरा तरीका है इसका आसान, बताऊं? मान लो आपसे 500 कह देगा तो कैसे ढूंढोगे? इसका एक तरीका है कि आप 60 के गुणनखंड कर लो। 2 से 30, गुणनखंड भी नहीं, हाँ 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1। अब देखो, एक 2 आएगा आपका उत्तर, एक 3, एक 5, इन तीनों से ही भाग जाता है, बाकी कोई नहीं। आसान था। 120 के लिए करके दिखाऊं? 120 नहीं, 100 के लिए करके दिखाते हैं। 120 में तो फिर यही आएगा, 2 से 50, 2 से 25, 5 25, 5 1 का। तो एक 2 है अभाज्य, एक 5 है। सिर्फ यही 2 संख्याएं होंगी जिन अभाज्य संख्याओं से इसमें भाग जाता है, बस। अब ऐसा भी नहीं है, हाँ मतलब यही है, तो क्योंकि आपको पता है कि जब भी आप निकालते हो ना गुणनखंड, तो ये अभाज्य गुणनखंड ही कहलाते हैं जो ये होते हैं। तो सबसे आसान तरीका यही है कि आपने 60 के गुणनखंड किए, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1। अब आपने देखा 2 है, 3 है और 5 है, ये तीनों आंसर। ठीक है, बड़े क्वेश्चन के लिए है बाकी, लेकिन आप सीख लेना एक बार। 5 में चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। ये तो मैंने आपको बताया था। टी लिखोगे, आर लिखोगे, आई लिखोगे, जी लिखोगे, ओ लिखोगे, एन लिखोगे, दोबारा ओ को नहीं लिखोगे। एम लिखोगे, ई लिखोगे, एम नहीं, एम हाँ ठीक है, एम लिखोगे, ई लिखोगे, उसके बाद टी नहीं लिखोगे, एक बार आ चुका है देखो फर्स्ट में, ये है, दोबारा आया है। आर भी नहीं लिखोगे, दोबारा आ रहा है। वाई लिखोगे, दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए, ये सारे आपने लिख दिए, यही आपका आंसर। ये तो मैंने आपको बताया था। अगला बैटर में बताओ, बी लिखोगे, ई लिखोगे, टी लिखोगे एक बार, और 2 टी और ई नहीं लिखोगे, दोबारा आगे हैं। आर लिखोगे, बी ई टी आर, यही 4 क्या हैं? समुच्चय हैं।
चौथे क्वेश्चन में आते हैं। देखो कह रहा है कि समुच्चय निर्माण रूप में लिखोगे, रहा है निर्माण करना है अब आपने यहाँ पर। तो 3 6 9 12 है। तरीका मैंने आपको बताया है कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक्स सच दैट एक्स लिखोगे बराबर। ये किस तरह का दिख रहा है, 3 का पहाड़ा चल रहा है ना, 3 3 3 को 12 है, तो इसको हम 3n लिख सकते हैं। और n की जगह पर देखो पहले वाले में 1 रखोगे, 3 1 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 3 को 12 है, तो 1 से लेके 4 तक चल रहा है। तो आपने लिख दिया कि यहाँ पर जो n है, इस n का मान 1 से 4 तक है। ठीक है, 1 से 4 तक है। ये बराबर भी लगा रखा है, यानी बराबर का मतलब 1 के बराबर भी होगा और 1 से बड़ा भी होगा x। और यहाँ बराबर का मतलब हो गया 4 के बराबर भी होगा और 4 से छोटा भी होगा। तो 4 1 के बराबर, 1 उससे बड़ा 2 3 4 और 4 से छोटा, यानी 1 2 3 4। समझ गए ना। तो ये तरीका है इसको लिखने का। दूसरे के लिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया, ये देखो अब यहाँ पर ये ऐसा वाला बन रहा है। ये 2 है, ये 2 की घात 2 है, ये 2 की घात 3 करोगे, 2 की घात 4 करोगे, 2 की घात 5 करोगे, तो ये 2 की घात n करके लिख सकते हैं हम इसको। बाकी x सच दैट x बराबर 2 की घात n लिखोगे और n की जगह यहाँ 1 रख रहे हो तब आ रहा है, यहाँ 2 रखने पर, 3 रखने पर, 4 रखने पर, 5 रखने पर आ रहा है। n की जगह 5 रखोगे तो 32 आएगा, यानी 1 से लेके 5 तक है n। तो n क्या लिखोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है। अगला 5 25 125 625। अब देखो ये 5 की घात 1 है, 5 की घात 2 है, 5 की घात 3 है, 5 की घात 4 है, तो आप इसको 5 की घात n के रूप में लिख सकते हो। और n बराबर 1 से लेके 4 तक सेम ही है, बस एक बार समझ जाओगे तो कुछ भी नहीं लगेगा आसान, सब ये टफ नहीं लगेगा, सब आसान है। अगला 2 4 6, ये तो आपको दिख रहा है ना, 2 दूनी 2 4 6, नहीं यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो आप इसको हम कैसे लिख रहे हैं, देखो तो यहाँ देखो कि 2 भी सम संख्या है, 4 भी, 6 भी, 8 भी, सब समियाँ हैं और प्राकृतिक हैं। तो हमने x सच दैट, यहाँ पर कुछ ऐसा बन नहीं रहा था 2 गुणा 2 2 3 2n या 2 की घात n। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, x जो है वो एक सम प्राकृतिक संख्या है, यानी सम तो है ही, साथ में प्राकृतिक भी है। तो आपने लिखा x एक सम प्राकृतिक संख्या है, ये लिख दिया और ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है। अगला 1 4 9। अब आप देख रहे हो 1 का स्क्वायर, 1 का वर्ग होता है ना, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और लास्ट में ऐसे चलते रहेगा, बीच में और भी होंगे 4 5 6 7 10 तक। तो ये n का वर्ग कह सकते हैं हम, x बराबर n का वर्ग। n की जगह यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 10 तक, तो n जो है वो 1 से लेके 10 तक है, तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया। ये थोड़ा टफ लग सकते हैं ये वाले, लेकिन इसको 1 2 बार करोगे तो सब आसान लगेगा, ये कुछ भी टफ नहीं लगेगा। पर 1 2 बार हो सकता है आपको लगे, लेकिन अभी और भी प्रैक्टिस होगी आगे आने वाले चैप्टर में तो सब आ जाएंगे। ठीक है। अगला 5वां कह रहा है कि समुच्चय के सभी अवयवों को लिखना है आपने, वही कि इसको खोलकर सभी अवयवों को लिख दो। तो आपने पहला कहा है कि ए एक्स जो है वो एक विषम प्राकृत संख्या है, तो विषम भी है और प्राकृतिक भी है। तो विषम संख्याएं 1 से शुरू होती है, 1 3 5 7 चलते रहेंगी। अब हमें पता नहीं कहाँ तक लिखनी है, कुछ बताया नहीं है, तो हमने 1 बराबर इसके अंदर 1 3 5 7 फिर डॉट डॉट कर दिया कि ऐसे ही आगे को जहाँ तक चाहो वहाँ तक लिखो। दूसरा, एक्स एक पूर्णांक है, पूर्णांक होते ऋणात्मक भी, धनात्मक भी और जीरो भी। तो वो है जो एक्स है वो -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। -1/2 का मतलब -0.5 काटोगे ना, और 2 से इसको भाग दोगे 4.5, तो -0.5 से 4.5 के बीच में। -0.5 से बड़ा क्या होगा, 0, उसके बाद 0 आता है, फिर 1 2 3 4, फिर तो 4.5 आ रहा है ना, तो ये संख्याएं हो जाएंगी आपकी क्या, पूर्णांक। तो लिख दिया देखो 0 1 2 3 4। समझ गए। अगला x एक पूर्णांक क्या कह रहा है, जिसके लिए एक्स स्क्वायर करने पर 4 के बराबर और 4 से छोटा आता है। तो ऐसा पूर्णांक -2 का वर्ग करोगे तो 4 आएगा, -3 का करोगे 9 आ जाएगा, 4 से छोटा होना चाहिए कहा, इसलिए -2 -1 का वर्ग 1 आता है, 0 का वर्ग 0, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4। तो इतने अवयव होंगे इसके अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट है एक तरह से। ठीक है। अगला लॉयल शब्द में लिखो, तो LOYA, दोबारा एल को नहीं लिखोगे, तो LOYA को लिख दिया आंसर। अगला एक्स वर्ष का एक महीना है कह रहा है, जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। जल्दीबाजी में क्या होता है ना, पढ़ते समय हमें लगता है 31 दिन होते हैं, पढ़ लेते हैं और गलत कराते हैं। तो जिन महीनों में 31 दिन नहीं होते हैं वो लिख दिए फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, इनमें 31 दिन नहीं होते हैं, बाकियों में 31 दिन होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। यहाँ भी गलती हो सकती है, कहाँ पर, जुलाई और अगस्त में, जुलाई के बाद अगस्त आता है ना, लेकिन दोनों में 31 31 होते हैं। अब जल्दीबाजी में एक एक महीना छोड़कर लिखोगे तो आगे के सारे गलत हो जाएंगे, इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखना, तब ये दिया गया है। ठीक है। छठा है इसमें,
एक्स एक अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन है जो के से पहले आता है। अब आपको स्वर तो पता है, ए ई आई ओ यू होते हैं। इनको छोड़ के आपको व्यंजन को लिखना है और के से पहले तक लिखना है, के बाद के नहीं लिखना है। तो हमने ए छोड़ा और बी सी डी, ई छोड़ दिया, एफ जी एच आई छोड़ दिया, जे। तो हमने ए ई और आई छोड़े हैं, जे उसके बाद के ही आता है, तो के से पहले तक लिखने हैं, तो इतने ही लिखने हैं आपने। तो ये सारे आपके होते हैं। अब देखो, इससे आसान तो कुछ भी हो नहीं सकता। अगर इनको समझ कर करोगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें टफ है। बस खाली लिखा हुआ तो पढ़ना है, कुछ करना थोड़ी है। उसके बाद छठा क्वेश्चन बुक से करना है, तो आपको बुक से लिखना है। तो ये देख लो छठा क्वेश्चन क्या है, वही मिलान वाला। लेकिन ये कॉपी में करना है, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ मत देना। तो पहला क्वेश्चन जरा देख रहे होगे, 1 2 3 6, ये आपको किस तरह का लग रहा है? तो जरा देखो, ये मुझे लग रहा है तीसरे वाले की तरह। एक्स एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या है नहीं, हाँ प्राकृत, प्राकृत मतलब प्राकृतिक, 1 2 3 4 5 ऐसा प्राकृतिक होती हैं। और ये 6 की भाजक है, मतलब इससे 6 में भाग जाता है, 6 में भाग जाने वाली। तो 1 से 2 से 3 से 6 से सबसे भाग जाता है, तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। 2 और 3 है, तो आपको पता है 2 और 3 अभाज्य संख्याएं हैं, यानी इनमें सिर्फ खुद से और एक से ही भाग जाता है। तो ये पहला हो जाएगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या और 6 की भाजक है, इनसे 6 में भी भाग जाता है, ठीक है। उसके बाद ये मैथमेटिक्स बन रहा है ना, तो ये मैथमेटिक्स किसका होगा? जानते ही हो आप कि चौथा वाला है। 1 3 5 7 9, अब ये क्या हो जाएंगे? ये विषम संख्या हैं सभी, और 10 से छोटी हैं, तो इसका बी हो जाएगा। तो इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो ये अब आपने ये भी काम आपने उतारना है। तो बस ये भी कंप्लीट हो गया है। कल हम आगे के उदाहरण करेंगे आने वाले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ भी समझ में ना आए तो तुरंत पूछ लेना। कोई और प्रॉब्लम हो, वीडियो ना चल रही हो, कोई और समस्या आए तो वो भी पूछ लेना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।